नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। नीट पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीआई की रिमांड अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने यह खारिज की है। सीबीआई ने 13 आरोपी की रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की थी। बेउर जेल में 13 आरोपी की रिमांड अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। 13 आरोपियों की रिमांड के लिए यह अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। सीबीआई को बड़ा झटका दिया है। तो पटना बेउर जेल में ये 13 आरोपी बंद है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई की रिमांड अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। नीट पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने सीबीआई की अर्जी को खारिज कर दिया है। 13 आरोपियों की रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना बेउर जेल में 13 आरोपी बंद थे, जिसे सीबीआई की रिमांड अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। नीट पेपर लीक से जुड़ा यह पूरा मामला। मंगलवार को देर शाम पटना एसएसपी राजीव मिश्रा एक बार फिर सीबीआई कार्यालय पहुंचे। राजीव मिश्रा सीबीआई कार्यालय में थोड़ी देर रुके और उसके बाद फिर वापस निकल गए। राजीव मिश्रा सीबीआई दफ्तर क्यों आए, ये पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई पिछले 6 दिनों से लगातार चिंटू और मुकेश के साथ कुल 7 अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है और इस बीच 2 बार पटना एसएसपी सीबीआई कार्यालय आए। हेलो और पटना से एक और बड़ी खबर मिल रही है। शिक्षा विभाग ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। नीति निर्धारण के लिए कमेटी का गठन, तबादला समेत कई नियमों के लिए कमेटी बनी है। बिहार शिक्षा सेवा के कैडर का पुनर्गठन किया जाएगा। सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। कमेटी 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार शिक्षा सेवा कैडर का गठन किया गया है, फिर से गठन हुआ है। 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी ये कमेटी जिसका गठन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करीब 22 महीने के बाद आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद अपनी पगड़ी उतारेंगे। अयोध्या जाने से पहले पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि उन्होंने महागठबंधन को सत्ता से हटाने की जो प्रतिज्ञा ली थी वो पूरी हो चुकी है और इसलिए अब वो अपनी प्रतिज्ञा को अयोध्या में पूरा करने वाले हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जो प्रतिज्ञा ली थी वो प्रतिज्ञा तो काफी पहले पूरी हो गई थी और अब सम्राट चौधरी अपने इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अयोध्या की ओर निकल पड़े, जहां वो भगवान राम के दर्शन और पूजा के बाद अपनी पगड़ी को प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करेंगे। सम्राट चौधरी ने अपनी मां के निधन के बाद पहली बार पगड़ी बांधी थी। अब इसे संयोग ही कहेंगे कि प्रदेश में तब महागठबंधन की सरकार थी। तब पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि जब तक बिहार से महागठबंधन की सरकार को नहीं हटाएंगे तब तक वो पगड़ी नहीं खोलेंगे। और 28 जनवरी को जब प्रदेश में सरकार बदली और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, अब उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्होंने जो प्रण लिया अब वो पूरा हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंडी गठबंधन को छोड़कर इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी अलायंस में आए। हम लोगों ने स्वागत किया, फिर से वो मुख्यमंत्री हुए। मैं उनके सहयोगी के तौर पर खड़ा हूँ, इसलिए हम लोगों ने जनता के विकास कार्य के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और जो मुरेठा हमने बांधा था, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देकर बिहार में एनडीए के साथ आने का काम किया, तो ये हमारा कमिटमेंट था। हमने 28 जनवरी को ही घोषणा किया था कि प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर अपने मुरेठा को समर्पित करूंगा। सम्राट चौधरी ने जब ये प्रण लिया तभी उन्होंने कह दिया था कि वो अपनी पगड़ी अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद ही खोलेंगे। अब ये भी संयोग ही है, जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी तब राम मंदिर बन रहा था और अब राम मंदिर बन गया है।
और वो भगवान राम के भक्त की तरह उनके चरणों में अपनी पगड़ी को समर्पित करने जा रहे हैं। हमारा कमिटमेंट था 28 जनवरी को मैंने कहा था कि हमारा काम पूरा हो गया और जो हमने मुरेठा माना था भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करूंगा। करीब 22 महीने पहले लिए गए अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने का वक्त आ गया है। सम्राट चौधरी बुधवार को रामलला के दर्शन और पूजा करने के बाद अपनी पगड़ी उतारेंगे। वहीं अयोध्या जाने के दौरान भी जगह जगह एनडीए नेताओं ने सम्राट चौधरी का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की नई परिभाषा बताई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में परजीवी पार्टी बनकर रह गई है। प्रधानमंत्री ने समझाया कि कैसे कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों के दम पर खिसक रही है। साथ ही जिस नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष बवाल काट रहा है, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया है। टर्म का मतलब है हम 3 गुना शक्ति लगाएंगे। मंगलवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस पर प्रहार किया, जिस तरह से इस बार के चुनाव में कांग्रेस की हालत को लेकर कटाक्ष किया, उस पर सियासत गर्मा गई। अपनी तीसरे कार्यकाल की कसौटियों पर बयान देने के साथ ही पीएम ने कांग्रेस का नया नामकरण भी किया है। कहा, इस बार के चुनाव से अब कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है। कैसे, उसे पीएम मोदी ने समझाया भी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है। जहां जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 26% है, 26% है। लेकिन जहां किसी का पल्लू पकड़ करके चलते थे, जहां वो जूनियर पार्टनर थे, ऐसे राज्यों में कांग्रेस जहां जूनियर पार्टनर थी, उनका स्ट्राइक रेट 50% है। और अपने सहयोगी दलों के कंधे पर उन्होंने चढ़ करके ये सीटों का आंकड़ा बढ़ाया है। सदन में कई मुद्दों पर बोलते हुए पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक कांड को लेकर भी सरकार का पक्ष रखा। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश के छात्रों, नौजवानों के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है। उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस अंदाज में पीएम मोदी ने विरोधियों और खासकर कांग्रेस पर हमला बोला, उससे आने वाले समय में सियासत गर्म होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण दिया, पर पीएम के निशाने पर कांग्रेस पार्टी और नेता विपक्ष राहुल गांधी रहे। सदन में साफ तौर पर पीएम ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का एक ही मकसद है, देश में झूठ फैलाना, नफरत फैलाना। पीएम ने अपने सधे अंदाज से कैसे कांग्रेस को घेरा, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला किया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद जताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में अराजकता फैलाने में कांग्रेस जुटी हुई है। दक्षिण जाकर उत्तर के खिलाफ बोला जाता है तो पार्टी के नेता भाषा के आधार पर देश बांटने में जुटे। कई गंभीर मुद्दों पर अफवाह फैलाया जा रहा है। पीएम ने कहा, इन दिनों सिंपैथी गेन करने का नया खेल खेला जा रहा है। बालक बुद्धि वाला विलाप किस कदर हो रहा है, पीएम मोदी की जुबानी सुनिए। राष्ट्रपति जी, बालक बुद्धि में
ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। आदमखोर के मुंह जैसे खून लग जाता है, वैसे ही कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। कैसे, वो भी सुनो। तुलसीदास जी ने कहा है, झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठई चबेना। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को बताया कि कैसे अग्निवीर योजना को लेकर सदन को राहुल गांधी ने गुमराह किया। नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बालक बुद्धि शब्द कहकर प्रहार किया और ऐसी हरकतों के पीछे विपक्ष के खतरनाक इरादे भी बताए। पीएम के प्रहार के बाद सदन में सत्ता पक्ष के लोगों ने खूब नारेबाजी भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू और हिंसा वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद के भाषण का जिक्र करते हुए विपक्ष को घेरा और साजिश के तहत हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। हिंदू सहनशील है, इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर दिए बयान पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने न सिर्फ बयान की निंदा की, बल्कि नेता विपक्ष के बयान और उनके व्यवहार पर भी सवाल उठाया। पीएम मोदी ने 131 साल पहले शिकागो में स्वामी विवेकानंद के दिए एक बयान को कोट करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई। 131 साल पहले, 131 ईयर पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। राहुल गांधी के हिंदू और हिंसा वाले बयान का पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने दो टूक कहा कि कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और देश के बहुसंख्यकों के खिलाफ एक पूरा इकोसिस्टम रणनीति के तहत काम कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद में भगवान के चित्रों का इस्तेमाल किया, पीएम मोदी ने इस पर भी तीखा हमला किया। पीएम ने कहा, कांग्रेस निजी स्वार्थ के लिए भगवान की प्रतिमा का इस्तेमाल करती है। भगवान दर्शन के लिए होते हैं, न कि प्रदर्शन के लिए। हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है
और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में विपक्ष को तगड़ा जवाब दिया। साथ ही हिंदू समाज से भी ऐसे लोगों के बारे में सोचने की अपील की जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। पीएम ने कहा कि जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखी और इस दौरान उन्होंने पिछले 2 दिनों में कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए एक-एक सवालों का न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि उन्होंने आरक्षण को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेताओं को आईना दिखाया। अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। आज देश इनसे कह रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण और विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों के बाद अब बारी थी लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण की। करीब 4:15 बजे पीएम मोदी ने जब बोलना शुरू किया तो विपक्ष के द्वारा उठाए गए एक-एक सवालों के जवाब दिए गए। मणिपुर के बोलिए एक बार। इस दौरान विपक्षी सांसद लगातार शोर शराबा और नारेबाजी करते रहे, लेकिन पीएम मोदी बिना रुके आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोपों का न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि कांग्रेस को उसी के अतीत में ले जाकर आईना दिखा दिया। 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते। चाहे सत्ता के लोभ में देश पर आपातकाल थोपना हो या फिर इमरजेंसी के दौरान देशवासियों पर क्रूरता के पंजे से हमला करना हो, पीएम मोदी ने कहा कि आज संविधान बचाने की बात करने वाले लोगों ने उस वक्त संविधान को भूलकर उसकी धाराओं को दाग पर रख दिया था। यहाँ तक कि इमरजेंसी के बाद जब बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठी तो एक दलित प्रधानमंत्री बनने से रोका गया, जो कि कांग्रेस के आरक्षण विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। जगजीवन राम जी का पीएम बनने की संभावना थी। इंदिरा गांधी जी ने पक्का किया कि जगजीवन राम जी किसी भी हालत में पीएम न बने। पीएम मोदी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने संविधान बनाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेहरू कैबिनेट से इस्तीफे के सच को भी संसद के पटल पर रखा और राजीव गांधी द्वारा संसद में आरक्षण के विरोध में घंटों दिए भाषण का जिक्र कर देशवासियों को ये बताया कि जिस आरक्षण और संविधान को बचाने की बात आज कांग्रेस कर रही है, उसी कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर बाबा साहेब ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। करीब 2 घंटे से ज्यादा के भाषण में पीएम मोदी ने हर उस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया जिस पर पिछले 2 दिनों से संसद में हंगामा किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदू पर किए गए विवादित टिप्पणी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी पर मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। हिंदूवादी नेता और गिरिराज सिंह फैंस क्लब के संरक्षक दिवांशु किशोर ने राहुल के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया है और उनके दिए हुए बयान से हिंदू समाज आहत होने के साथ राहुल पर हिंदू समाज की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। के मंदिर में राहुल गांधी जी ने हिंदू धर्म के विरोध में जो बोला उसे पूरा हिंदू समाज मर्माहत है। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि खुद उनके फादर पिता पारसी हैं
माता ईसाई हैं, वो किस धर्म से आते खुद अपने बताते हैं। हिंदू को उन्होंने हिंसक बोला, पूरा हिंदू समाज मर्माहत है। इसलिए आज माननीय न्यायालय में हम गिरिराज सिंह फैंस क्लब के संरक्षक होने के नाते आज न्याय दंडाधिकारी का मैंने मुकदमा दर्ज किया, जिसकी अगली सुनवाई 15 जुलाई को। ये नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कल संसद में उन्होंने हिंदू के खिलाफ बोला कि जो संसद में उन्होंने बयान दिया उससे हमारे मुवक्किल को बहुत ठेस लगा और उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया उनके खिलाफ हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। और जो धाराएं उसमें लगाई गई है वो 299, 302 और 356(1) भारतीय न्याय अधिनियम जो अभी लागू हुआ है 2023 उसके अंतर्गत दर्ज कराया गया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि अब बिहार में अपराधियों का एनकाउंटर होगा और अपराधी जो भाषा समझेंगे उसी भाषा में अब कार्रवाई होगी। सीएम नीतीश के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिहार में अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू, जड़ से खत्म होगा अपराधियों का आतंक। एक्शन में सरकार, अपराधियों में हड़कंप। खत्म होगा बिहार में अपराधियों का आतंक। सरकार ने निर्देश दे दिया है कि जिसको जो भाषा समझ में आती है उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। यह संदेश सरकार का उन अपराधियों के लिए है जो बिहार को बदनाम करने के लिए समय समय पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये प्रण है सरकार का बिहार को अपराध मुक्त बनाने का। मुजफ्फरपुर में भी बैंक लूटने वाले को काउंटर किया गया है और पूरे बिहार में अपराधी जो भाषा समझेगा उस भाषा में एक्शन होगा, माफिया पर भी अपराधी पर भी। बिहार को विकसित प्रदेश बनाने और यहां कानून का राज स्थापित करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए 2 टूक शब्दों में अपराधियों को चेतावनी दी है कि अगर बिहार में अपराधियों ने अपना फन उठाया तो उस फन को कुचल दिया जाएगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। शुरू कर दिए हैं अपराध और भ्रष्टाचार को मिटाने का। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज ही 1 लाख का इनामी सुमित कुमार शहाबुद्दीन का चेला को एसटीएफ ने काउंटर किया है। और ये शुरुआत ही नहीं है, इसकी असर दूरगामी होगा। बिहार एसटीएफ द्वारा इनामी बदमाश सुमित कुमार के एनकाउंटर का जिक्र करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि ये तो अभी बस शुरुआत है। हम बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। मतलब साफ है, ये चेतावनी है सरकार का उन अपराधियों के लिए जो बिहार को एक बार फिर जंगल राज की तरफ ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि सरकार ने चेतावनी देते हुए साफ कह दिया कि विकसित बिहार बनाने की राह में अगर अपराधी रोड़ा बनेंगे तो उन्हें उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।